हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सो हाल से तुम्हारो कसा है तुम्हें के हालचाल कमोनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। किंगडम फंजाई आरएच बीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थर्ड किंगडम चालू है। हमने इंट्रोडक्शन की बातें कर ली, हमने स्ट्रक्चर की बातें कर ली, हमने कुछ फंक्शन की बातें कर ली, हैबिटेट की बातें कर ली, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फिनिश कर दिया ऑन द नेम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग इन ईस्ट हमने अच्छे से डील किया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। चालू करते हैं, शुरू करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझिएगा प्लीज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। नीड योर अटेंशन प्लीज। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा, स्पोर बनेगा, स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, एक ही फंगस का थैलस बनाएगा। स्पोर खुद क्या है? स्पोर समझिएगा प्लीज। स्पोर माइन्यूट सेल्स होते हैं। स्पोर छोटे यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस वाले सेल होते हैं जो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर के जैसा काम करते हैं, जो स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर के जैसा काम करते हैं, जो डिस्पर्सल स्ट्रक्चर के जैसा काम करते हैं। तो स्पोर रिप्रेजेंट, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। स्पोर रिप्रेजेंट स्पेशलाइज्ड माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएटेड सेल which when dispersed from the parent thallus fall on suitable substratum will germinate to produce new fungus thallus को हमने बोला स्पोर। बात पकड़ में आया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर भी फंगस का सिंगल थैलस इन्वॉल्व होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। सिंगल फंगस का थैलस स्पोर बनाएगा। स्पोर है स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल, बेसिकली सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, जो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर है, डिस्पर्सल यूनिट है। पेरेंट बॉडी से विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट डिस्पर्स होगा, यहां वहां स्प्रेड होगा। मेन पेरेंट बॉडी से थोड़ा दूर डिस्पर्स होगा। डिस्पर्सल मतलब फैलना, यहां वहां बिखर जाना। और जब स्पोर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पर, किसी जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर गिरेगा, वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा फेवरेबल कंडीशन में और जर्मिनेट करके पूरा का पूरा न्यू फंगल प्रोजेनी फंगल थैलस बनाएगा। मेंशन करते हैं, अच्छे से समझेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई occurs through spore formation. Occurs through spore formation. Occurs through spore formation. ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। स्पोर इज स्पेशलाइज्ड, स्पोर इज स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट, बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट स्प्राउटिंग या जर्मिनेटिंग, स्प्राउटिंग या जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर which upon separation from parent thallus germinates to produce new fungus thallus, new progeny,
न्यू प्रोजेनी माइसीलियम या थैलस ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम, ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इज एनीथिंग जो फंगस के थैलस को सपोर्ट दे या जो फंगस के थैलस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो सबस्ट्रेटम हो सकता है। सबस्ट्रेटम वॉल हो सकता है, कोई भी सबस्ट्रेटम जहां वार्म और ह्यूमिड रीजन में जहां पर भी जिस भी बॉडी के ऊपर फंगस ग्रो हो रहा है वो स्ट्रक्चर फंगस के लिए सबस्ट्रेटम है। पॉइंट समझा कि नहीं? जैसे हमने बातें किया था ट्री बार्क के ऊपर तो ट्री बार्क सबस्ट्रेटम है, डंग के ऊपर तो डंग सबस्ट्रेटम है, वुड सबस्ट्रेटम हुआ, जो है ये अपना हॉर्न या हेयर सबस्ट्रेटम हुआ, डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट के बॉडी, फॉलन लीफ एक्सेट्रा सबस्ट्रेटम होगा। स्पेशल सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट स्प्राउट करेगा, जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है जो जब पेरेंट बॉडी से अलग होगा तो नया फंगस थैलस बनाने की। सो स्पोर सिंपली और जर्मिनेटिंग माइन्यूट सेल, और जर्मिनेटिंग और सेल हैविंग जर्मिनेशन कैपेबिलिटी इज नथिंग बट फंगस के लैंग्वेज में स्पोर। तो सुनिएगा मैंने यहां कर क्या बोला, स्पोर रिप्रेजेंट्स डिस्पर्सल unit which get distributed या dispersed बोल दो, which get dispersed to new places by external agents like wind and water, so पेरेंट फंगस के थैलस में बनेगा स्पोर जो कि जिसके पास जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है, और उस स्पोर को पेरेंट थैलस से डिस्पर्स करवाएगा किसी दूसरे लोकेलिटी में विंड और वाटर, और दूसरे लोकेलिटी में सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलने पर वो स्पोर, बोल रहा हूं बार बार, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? जैसे सीड जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है वैसे स्पोर जर्मिनेट होकर नया फंगस का थैलस बनाएगा। पकड़ में आई बात? स्पोर है क्या? स्पोर जो है रेस्टिंग स्ट्रक्चर के जैसा भी एक्ट करता है, स्पोर पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के भी जैसा एक्ट करता है। स्पोर ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन अपने आप को इनएक्टिव करके, डोरमेंट करके, थिक वॉल को जो है बना के जो है पेरिनेटिंग या रेस्टिंग स्ट्रक्चर भी के जैसा बिहेव करता है। बात पकड़ में आया? इरेज करके बात आगे ले चल रहे हैं। असेक्सुअल प्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कितने डिफरेंट स्पोर बनेंगे आगे मैं कनेक्ट करने वाला हूं स्टोरी को, ये इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं बात को आगे, सुनिएगा प्लीज। स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन also behave as a resting structure, resting या perinating structure, ठीक है, which help in passing the unfavorable condition और अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन में नया प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का। तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर डोरमेंट स्ट्रक्चर के जैसा भी स्पोर जो है बिहेव करता है। पेरेंट थैलस ने बनाया स्पोर को अगर पता चला या उसका फॉर्मेशन हुआ अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोजेनी बना के कोई फायदा नहीं। सीवियर कोल्ड है, हाई टेम्परेचर है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो स्पोर जर्मिनेट होके भी क्या कर लेगा? प्रोजेनी जो नया थैलस बनाएगा उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो मरना ही पड़ेगा। तो स्पोर अपने आप को डोरमेंट कर लेगा थिक वॉल बना के, उसी को हम बोल रहे हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। रेस्टिंग पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके पास कैपेसिटी है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को डोरमेंट करके फेवरेबल कंडीशन आने का वेट करना। बात पकड़ में आई? ठीक है। सो ये रहा स्पोर का डिफिनीशन, ठीक है। तो देखिएगा, इन फंजाई देयर आर
there are 5 different spores, 5 different spores। ये जो मैं बोल रहा हूं कहीं कहीं पर कोई कोई, कहीं कहीं पर कोई कोई, और किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये जो है सेंटेंस अलग तरीके से भी हो सकता है। मैं अपना तरीका यहां से समझा रहा हूं, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको। और सुनिएगा, एक है जूस्पोर हम बात करेंगे, फिर दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर, देन हम बातें करेंगे खोनीडिया की, हम बात करेंगे उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे आइडिया की, ठीक है। जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर एंड आइडिया रिप्रेजेंट सिंगल सेल, स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल स्ट्रक्चर। और इन सभी स्ट्रक्चर के पास, इन सभी टाइप ऑफ स्पोर के पास है जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑन फॉलिंग ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम। इन सभी स्पोर के पास कैपेसिटी है सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलने पर जर्मिनेट होकर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स क्रिस क्रॉस्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा या नया थैलस, नया प्रोजेनी माइसिलियम बनाने का। 5 टाइप के स्पोर। कहीं कहीं पर जो 2 वर्ड्स आता है, स्पोरेंजियोस्पोर को कॉमन ले लेते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर इट इज ऑफ 2 टाइप, एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल, ऐसा भी जो है आएगा, हम उसको हाईलाइट करके चलेंगे। हमें ये 5 स्पोर समझने हैं, वो हम फाइनली समझ के रहेंगे। बात समझा? चलते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्पोर का स्टोरी हमने यहां पर समझा दिया। स्पोर खुद क्या है, किस स्ट्रक्चर को हम स्पोर बोलेंगे फंगस के लैंग्वेज में, जो जर्मिनेट करके नया थैलस बना सके, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। इरेज कर रहा हूं। बिफोर मैं 1 बाय 1 5 टाइप के स्पोर का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूं, इन माई ओन वे थोड़ा जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर कर देते हैं अलग अलग वेज में। इन माई ओन वे कहीं है नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर इन डिफरेंट वेज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पोर्स फर्दर। तो देखते हैं प्लीज, यहां पर मेंशन करता हूं मैं क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने ओन स्टाइल में इसको जो है समझाना चाहता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्स in different ways, in different ways, अलग अलग तरीके से, इन डिफरेंट मेथड या इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम यहां पर मेंशन करने वाले हैं। पकड़िएगा बात प्लीज, ठीक है, बात पकड़िएगा। पहले तो हम यहां पर एक मेथड ले रहे हैं, यहां पर प्लानोस्पोर, प्लानोस्पोर, और दूसरा ले रहे हैं अप्लानोस्पोर। 5 स्पोर के रेफरेंस में ही हम बातें करेंगे। प्लानोस्पोर दे रिप्रेजेंट फ्लैजिलेटेड, सुनो सुनो, दे रिप्रेजेंट फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर। प्लानोस्पोर दे रिप्रेजेंट, प्लानोस्पोर इट रिप्रेजेंट फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, और अप्लानोस्पोर इट रिप्रेजेंट नॉन फ्लैजिलेटेड, इट रिप्रेजेंट नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। प्लानोस्पोर में मैं रखने वाला हूं, प्लानोस्पोर में मैं रखने वाला हूं यहां पर जूस्पोर को, और अप्लानोस्पोर में हम बातें करने वाले हैं स्पोरेंजियोस्पोर की, हम बातें करने वाले हैं कोनिडिया की, हम बातें करने वाले क्लेमाइडोस्पोर की, और हम बातें करने वाले हैं आइडिया की। ये एक तरीका है स्पोर को क्लासिफाई करने का, मोटाइल और नॉन मोटाइल के बेसिस पर, ऐसा कहीं है नहीं। इन माय ओन वे मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन। दूसरा तो देखिएगा यहां पर दूसरा मैंने मेथड लिया एंडोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर, और दूसरा यहां पर मैंने रखा एक्सोजीनस स्पोर, एक्सोजीनस स्पोर।
एंडोजिनस स्पोर और एक्सोजिनस स्पोर, वही 5 टाइप के स्पोर दूसरे तरीके से जो है क्लासिफाई कर रहा हूं। एंडोजिनस स्पोर formed inside a structure basically called sporangium, ठीक है। सो एंडोजिनस स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, वेयर एक्सोजिनस स्पोर जो है दे आर नॉट सराउंडेड बाय एक्सोजिनस स्पोर नॉट कवर्ड बाय एनी स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहेंगे। दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू दे आर प्रेजेंट in direct contact to air या एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंडोजिनस स्पोर किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड रहेंगे, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, ठीक है, और नॉट फॉर्म्ड बाय एनी, नॉट फॉर्म्ड इनसाइड एनी स्ट्रक्चर, ऐसा लिख दे प्लीज, वो अच्छा रहेगा। नॉट फॉर्म्ड inside any structure, बाहर बनेंगे। दे आर एक्सपोज्ड टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है। दे रिप्रेजेंट एक्सपोज्ड स्पोर, बाहर जो है दिखेंगे, ठीक है। सो ये एक दूसरा मेथड हो गया। एंडोजिनस, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनना एंडोजिनस स्पोर बोला जाएगा, और बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम नाम देंगे। और जब जो है हाइफा या पेरेंट बॉडी के ऊपर एक्सपोज्ड मैनर में डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहने वाले स्पोर बनेंगे, हम नाम देंगे एक्सोजिनस स्पोर। यहां पर मैं बात करूंगा जूस्पोर की, जो एंडोजिनस स्पोर है, और स्पोरेंजियो स्पोर की, जो कि जो है एंडोजिनसली फॉर्म्ड स्पोर है। यहां पर हम बात करेंगे जो है खोनीडिया की, क्लेमाइडोस्पोर की, और हम बात करेंगे यहां पर ऑइडिया की। ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका था जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल, दूसरा तरीका था एक्सोजिनस और एंडोजिनस, क्या किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है या बाहर एक्सपोज्ड टाइप का है। ये दूसरा मेथड हो गया। तो देखिएगा यहां पर एक तीसरा मेथड ले रहा हूं मैं, यहां पर नेकेड वॉललेस स्पोर, नेकेड स्पोर, सीधा वॉललेस ना लिखें, एब्सेंट ऑफ वॉल, ठीक है। नेकेड स्पोर में हमारे पास केवल जूस्पोर आएगा। नेकेड स्पोर है, कैसे है आगे मैं कनेक्ट करूंगा। नेकेड स्पोर जो है जूस्पोर, और थिन वॉल्ड स्पोर में हमारे पास मिल जाएगा 3, एक है स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा है कोनिडिया, और तीसरा है ऑइडिया। ये थिन वॉल्ड स्पोर है। और देखिएगा प्लीज, थिक वॉल्ड स्पोर, जब मैं नेकेड स्पोर बोलूं कंसीडर करिएगा स्पोर के पास सेल वॉल नहीं है। जब मैं थिन वॉल्ड स्पोर बोलूं सेल वॉल थिन होगा, और थिक वॉल्ड स्पोर सेल वॉल थिक होगा, या एडिशनल कवरिंग भी हो सकता है सेल वॉल के ऊपर। इसमें आ जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। इसमें कौन सा आ जाएगा? क्लेमाइडोस्पोर। इसमें मैंने मेंशन कर दिया क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए थोड़ा और बात आगे ले चलते हैं, यहां पर और थोड़ा पॉइंट मेंशन करते हैं। तो देखिएगा, फेवरेबल कंडीशन में बना हुआ स्पोर, ठीक है, स्पोर जो फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, इसमें मैं जो है ले रहा हूं जूस्पोर, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। देन स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होगा, और कोनिडिया का फॉर्मेशन स्पेशल कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, अनफेवरेबल कंडीशन,
तो अनफेवरेबल कंडीशन में केवल क्ले और माइडोस्पोर बनेगा। क्ले माइडोस्पोर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। और स्पेशल कंडीशन की बात करें, स्पेशल कंडीशन में ऑइडिया का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ऑइडिया का फॉर्मेशन। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? हाई शुगर एंड सॉल्ट, हाई शुगर सॉल्ट एंड लो पीएच, हाई शुगर एंड सॉल्ट लो पीएच के कंडीशन में। पॉइंट समझिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। ये एक और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने यहां पर दिया, एक और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो मैंने 4 अलग तरीके से आपके सामने 5 टाइप के स्पोर को सुन लो ना जरा। ये जो 5 स्पोर हैं, कौन से 5 स्पोर? जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर और ऑइडिया। 5 स्पोर बनेंगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा। 5 टाइप के स्पोर को हम माइटोस्पोर भी बोलते हैं। मेंशन कर देते हैं यहां पर, तो सुनिएगा। जो है असेक्सुअल स्पोर्स also called माइटोस्पोर, asexual spore also called माइटोस्पोर। यहां लिख देते हैं asexual spore also called माइटोस्पोर, produced by mitosis, produced by mitosis। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा जो है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, उनको हम मियोस्पोर नाम देंगे क्योंकि वो मियोसिस का प्रोडक्ट है। सो जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर एंड ऑइडिया, दिस रिप्रेजेंट असेक्सुअल स्पोर, दिस रिप्रेजेंट माइटोस्पोर क्योंकि माइटोसिस से बनेंगे ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैंने आपके सामने एक लंबा चौड़ा छोटा मोटा बड़ा सा एक जो है समरी रख दिया, जो है स्पोर, 5 टाइप के स्पोर को। बात पकड़ में आया? ठीक है। सो डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर में प्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर, जिसमें फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, एग्जांपल जूस्पोर, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर में स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर और ऑइडिया आ गया। एंडोजिनसली फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम को एंडोजिनस स्पोर, एक्सोजिनसली फॉर्म्ड ओवर द थैलस या ओवर द माइसिलियम या ओवर द हाइफा को एक्सोजिनस स्पोर बोला, नॉट सराउंडेड बाय एनी कवरिंग। एंडोजिनस स्पोर में जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर आ गया। एक्सोजिनस स्पोर में कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ऑइडिया आ गया। थोड़ा सुनिएगा, नेकेड स्पोर, सेल वॉल एब्सेंट में आया जूस्पोर। थिन वॉल्ड स्पोर में स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, ऑइडिया, थिक वॉल्ड स्पोर में क्लेमाइडोस्पोर। फेवरेबल कंडीशन में बनेगा जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बनेगा वो है क्लेमाइडोस्पोर। स्पेशल कंडीशन हाई सॉल्ट, हाई शुगर, लो पीएच वाले कंडीशन में बनेगा ऑइडिया। ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था माइटोस्पोर, माइटोसिस का प्रोडक्ट। बताओ अब 1 बाय 1 5 टाइप के स्पोर को मैं डिटेल में डील करने वाला हूं। क्लियर है प्लीज? ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बॉक्स बनाएंगे क्वेश्चन में, बॉक्स में जो है 5 टाइप के स्पोर फिल कर देंगे और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनेगा उसको भी वहां पर रख सकते हैं। हम आगे कनेक्ट करेंगे। 5 टाइप के स्पोर, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 5 टाइप के स्पोर भर देंगे। पूछेंगे कौन नेकेड वॉल्ड है, कौन थिन वॉल्ड है, कौन थिक वॉल्ड है, कौन प्लानोस्पोर है, कौन अप्लानोस्पोर है, कौन जो है मोटाइल है, कौन फ्लैजिलेटेड है, कौन नॉन मोटाइल है, कौन नॉन फ्लैजिलेटेड है, कौन एक्सोजिनसली बना, कौन एंडोजिनसली बना। पॉइंट समझा कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। 5 स्पोर बॉक्स में रख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये 5 स्पोर कैसे टाइप के स्पोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्टार्ट करता हूं। पहला टाइप का स्पोर जूस्पोर। इसके पहले जो मैंने जो है अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन दिया उसी के बेसिस पर डिफिनेशन ले सकते हैं। जूस्पोर it represents naked without cell wall
फ्लैजिलेटेड मोटाइल प्लानोस्पोर formed during favorable condition, formed during favorable condition. जो स्पोर एंडोजेनस स्पोर है, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड अ स्पोरेंजियम व्हिच इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम, प्लानोस्पोरेंजियम भी नाम दे सकते हैं कहीं कहीं पर, जूस्पोरेंजियम मोस्ट फेमस, हम वही यूज करेंगे। तो सुनिएगा, जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इनसाइड structure called zoosporangium, inside structure called zoosporangium, zoosporangium, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। thus representing endogenous spore, thus representing endogenous spore, zoospore endogenously formed inside zoosporangium, जूस्पो के पास है फ्लैजिला, मोटाइल है। मोटिलिटी काम कहां आएगा, मुझे बताओ, मोटिलिटी बेसिकली काम कहां आएगा? टेरेस्ट्रियल पर तो आएगा नहीं, लैंड पर तो आएगा नहीं। मोटिलिटी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हेल्प करेगा एक्वेटिक नेचर के फंजाई में, याद रखिएगा। सो यहां पर मैंने बोला जूस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय एक्वेटिक फंजाई, एक्वेटिक फंजाई, सुनो एक्वेटिक फंजाई का इकलौता क्लास है ऊमाइसिटीज, क्लास ऑफ फंजाई रिप्रेजेंट एक्वेटिक फंजाई, वाटर में रहने वाले फंजाई, बात समझा? ठीक है। जूस्पोर के पास फ्लैजिला है, जूस्पोर मोटाइल है, जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बना, जूस्पोर एंडोजेनसली बना, जूस्पोर के पास नहीं है सेल वॉल, दस रिप्रेजेंटिंग नेकेड स्पोर। जूस्पोर के पास एक फ्लैजिला हो सकता है या दो फ्लैजिला हो सकता है। मेरा पॉइंट सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने बोला जूस्पोर may be uniflagellated, single flagella, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऊमाइसिटीज का मेंबर है सिनकाइट्रियम, और कैन बी biflagellated with two flagella, can be biflagellated with two flagella। यहां पर एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया सैप्रोलेग्निया, पाइथियम, एक और है एक्लिया, सब ऊमाइसिटीज के मेंबर हैं। सो हमने यहां पर जूस्पोर का डिफिनेशन दिया, उससे रिलेटेड जो है कैरेक्टर दिया, कहां मिलेंगे, और जो फ्लैजिला एक या दो हो सकते हैं। आते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या है, ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहे हैं। उसके पहले नीड योर अटेंशन, जूस्पोर के स्टोरी अच्छे से समझ लीजिएगा, जूस्पोर का डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी, वहां पर भी जूस्पोर और कोनिडिया इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। सो कंसीडर कर रहा हूं ये एक फंगस का सेल है, जैसे मैंने सिंगल सेल सिनकाइट्रियम ले लिया, ये एक फंगस का सेल है, ठीक है, और ये सिंगल न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो मैंने बोला ये कोई फंगस का सेल है। अब ये जूस्पोर फॉर्मेशन के समय ध्यान दीजिएगा, ई कंसीडर कर रहा हूं काइटिन का, नॉट काइटिन, सेलुलोज का सेल वॉल होता है, ई हो गया सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये है प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म जैसे ही मैंने बोला, कंसीडर कर लीजिएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब कुछ यहां पर इंक्लूडेड है। नाउ जूस्पोर फॉर्मेशन के समय पेरेंट सेल, सुनो, पेरेंट सेल एक्ट्स एज जूस्पोरेंजियम, कन्वर्ट हो जाएगा या एक्ट करेगा जूस्पोरेंजियम के जैसा। ठीक है, ये जो पेरेंट सेल है यही बिहेव करेगा जूस्पोरेंजियम के जैसा। एंड थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल divided to produce 4 to 8 flagellated zoospores। मेरे बात सुनिएगा, यहां पर जिस पेरेंट सेल को किसी जमाने में हम पेरेंट सेल बोल रहे थे, उस पेरेंट सेल को अब हम बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। अब हम यहां पर इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। जूस्पोर फॉर्मेशन के समय पेरेंट सेल ही अब जो है बिहेव कर रहा है जूस्पोरेंजियम के जैसा। और होगा क्या, ये यहां पर जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल एक्सेट्रा, इसी ये डिवाइड हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 4 to 8 जो है जूस्पोर में। कैसे, जो यहां पर सिंगल न्यूक्लियस है, सुनो तो सही, ये जो सिंगल न्यूक्लियस है ये करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करके बनाएगा 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई। 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई बना, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जूस्पोरेंजियम के अंदर 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई, 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड through free nuclear mitosis। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, बताओ तो सही, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब कैरोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ऐसे में सिंगल न्यूक्लियस माइटोसिस का किया, माइटोसिस का केवल कैरोकाइनेसिस किया और बनाया 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, हर एक डॉटर न्यूक्लियाई करेंगे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिपोजिट हो जाएगा, जो एक कॉमन साइटोप्लाज्म है, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म एग्रीगेट होगा अराउंड द न्यूक्लियस, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो हर एक न्यूक्लियस के अराउंड होगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, या जो है हर एक न्यूक्लियस टुगेदर करेंगे साइटोकाइनेसिस। पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, अब होगा टुगेदर साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ईच न्यूक्लियाई फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। एंड वंस सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला। हर एक सेल को फ्लैजिला का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर सिनकाइट्रम कंसीडर कर रहे हैं तो सिंगल फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होगा। ठीक है, इन जनरल हम बात कर ले रहे हैं फिर। ठीक है, सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, जो है फॉलोड बाय कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड formation of cell membrane around each nucleus, that is cytokinesis। इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी अपना करेंगे। ठीक है, सो
पेरेंट सेल का न्यूक्लियस, पेरेंट सेल बिहेव कर रहा है जूस्पोरेंजियम में, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस या बेटर टू से अब जूस्पोरेंजियम के अंदर जो सिंगल न्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस करेगा जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बाद में होगा साइटोकाइनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला। एक बार हर एक सेल को फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो गया, अब हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को जूस्पोर। जूस्पोर, बात पकड़िएगा, ठीक है। आफ्टर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस फ्लैजिला का डेवलपमेंट होगा, ये यहां पर ऐसा मेंशन कर दे रहा हूं, आफ्टर साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस टुगेदर हो रहा है हर एक न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला अकर्स विथ ईच सेल। बात समझा। अब यहां पर होगा क्या लास्ट स्टेप में, बस्टिंग ऑफ जूस्पोरेंजियम रिलीजेस ऑल स्पोर्स। वैसे अगर पूछ लिया जाए जूस्पोरेंजियम के पास कितने वॉल, तो कुछ और नहीं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नाउ एक्टिंग एज two covering of zoosporangium. Cell wall and cell membrane of the fungus cell. Now, when fungus cell converted into zoosporangium, the cell wall and cell membrane acting as covering of zoosporangium. बात पकड़ के रखिएगा। So ये यहां पर zoosporangium बस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है। zoosporangium यहां पर ब्रेक हो गया। This releases the zoospores. So zoospores बाहर निकल गए and when zoospore will find suitable substratum, they will stick over suitable substratum and they will germinate to produce new fungus body, ठीक है। So ये है zoospore germinates over suitable substratum to produce new progeny या न्यू थैलस भी बोल सकते हैं। अगर अगर जो है कॉम्प्लेक्स हुआ बॉडी, तो वैसे भी जो है सिंकाइटिलम को छोड़ के बाकी सब तो जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है। सो ये रहा, सो यहां पर हुआ बस्टिंग, ब्रेकिंग ऑफ जूस्पोरेंजियम। तो ये जूस्पोरेंजियम को मैंने ब्रेक किया एक साइड से, बताइए प्लीज। तो ये रहा पूरी स्टोरी। ऐसे ही मिलती जुलती स्टोरी एल्गी के भी लैंग्वेज में आएगा, एल्गी में भी जूस्पोर बनता है, और ऐसे ही मिलती जुलती स्टोरी जो है डिट्टो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th स्टैंडर्ड में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर फॉर्मेशन, वहां पर स्पोरुलेशन करके हेडिंग आएगा, वहां पर भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम समरी देना चाहें तो inside the parent fungal cell there is formation of flagellated zoospore released out of the zoosporangium after breaking or bursting of zoosporangium, and zoospores on finding or falling over the suitable substratum will produce new progeny thallus। इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैं डिटेल में जो है खींचा सो दैट आगे भी कनेक्ट हो सके। क्लियर है? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। जूस्पोर से रिलेटेड विथ रेफरेंस टू एक फंगस है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, सैप्रोलेग्निया विथ रेफरेंस टू सैप्रोलेग्निया एक एग्जांपल साइट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज है। तो देखिएगा, सैप्रोलेग्निया produces two different structurally two different spores। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, दो डिफरेंट जूस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा सैप्रोलेग्निया। यहां पर एक है पियर शेप, जिसको हम बोलते हैं पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड
पायरिफॉर्म जूस्पोर और दूसरा किडनी या बीन शेप्ड जूस्पोर। दो डिफरेंट स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट स्पोर जूस्पोर प्रोड्यूस करेगा सैप्रोलेग्निया। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये जो पियर शेप का जो है पायरिफॉर्म है, इट हैज एंटीरियर या टर्मिनल फ्लैजिला। और जो किडनी शेप का है, इट हैज लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। बात समझिएगा, यहां पर बोथ फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सेम। कंडीशन बताइए क्या बोलते हैं जब दो फ्लैजिला हो और दोनों के दोनों फ्लैजिला सेम हो? जल्दी से तो बोलो। हाँ जी, होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन बोलते हैं। यहां पर वन फ्लैजिला इज टिंसल टाइप का फ्लैजिला। पता है, कुछ याद आ रहा है? हमने टिंसल टाइप का फ्लैजिला बात किया था यूग्लिना से रिलेटेड। टिंसल टाइप हेयरी फ्लैजिला, ठीक है, हेयरी फ्लैजिला। एंड अदर इज विप्लैश टाइप नॉन हेयरी फ्लैजिला, ठीक है। सो यहां पर फ्लैजिलेशन अलग है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। इस पियर शेप जो है जूस्पोर को हम नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी जूस्पोर। और इस किडनी शेप के फ्लैजिला को हम नाम देते हैं ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी जूस्पोर। बात समझिएगा। सो यहां पर पता चला कहां पर? यहां पर पियर शेप, पिरामिड के जैसा पियर शेप के जैसा पायरिफॉर्म जूस्पोर है, ठीक है, नेकेड स्पोर है। यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और नेकेड स्पोर का मतलब हुआ केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे और एंटीरियर या टर्मिनल या एपिकल फ्लैजिला है, ठीक है। एंटीरियर, टर्मिनल या इसको जो है आप एपिकल फ्लैजिला बोलिए, एपिकल फ्लैजिला। और दोनों फ्लैजिला होमोकॉन्ट स्ट्रक्चरली सेम है। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये डायग्राम यहां पर बना दे रहा हूं। किडनी शेप या बीन शेप का फ्लैजिला है, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन है, तो ये किडनी शेप और बीन शेप का जूस्पोर है। इसके पास एक फ्लैजिला तो छोटू सा है जिसके पास हेयर है, जिसको टिंसल फ्लैजिला बोलते हैं, और दूसरा विप्लैश फ्लैजिला, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जूस्पोर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ टिंसल फ्लैजिला और ये हुआ विप्लैश फ्लैजिला। बात समझा, ठीक है। तो सैप्रोलेग्निया दो टाइप के स्पोर बनाएगा, जूस्पोर बनाएगा। एक जूस्पोर जिसके पास एपिकल, टर्मिनल या एंटीरियर फ्लैजिला है, और दूसरा जूस्पोर जिसके पास जो है लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला है, लैटरल साइड में इंसर्ट है। पॉइंट समझा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। अ कंडीशन वेयर सिंगल मेंबर ऑफ फंगस कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। इस टू डिफरेंट टाइप के स्पोर को हम बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म, ठीक है। दिस कंडीशन कॉल्ड डाइप्लैनेटिज्म, दो डिफरेंट स्पोर का बनना, डाइप्लैनेटिज्म, ठीक है। टू डिफरेंट स्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म। सैप्रोलेग्निया डाइप्लैनेटिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइप्लैनेटिज्म। बात समझ में आया? क्लियर है? ये स्टोरी डायग्राम आजू बाजू में बना दिया, पूरा डिटेलिंग कर दिया। इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं स्पोर की स्टोरी को आगे, ये इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्पोर लेते हैं यहां पर, स्पोरेंजियोस्पोर।
स्पोरेंजियोस्पोर हमने जो है क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बेसिस पर अगर हम करेक्टर लिखना चाहें, सो स्पोरेंजियोस्पोर इट इज थिन वॉल्ड, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, अप्लानोस्पोर formed during favorable condition, ध्यान दीजिएगा, formed during favorable condition मेंशन किया। स्पोरेंजियोस्पोर formed endogenously inside sporangium, also called aplanosporangium, thus called endogenous spore, thus represent endogenous spore, एंडोजिनस स्पोर। एंडोजिनस स्पोर है, थिन वॉल्ड स्पोर है, अप्लानोस्पोर है, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। किसके अंदर बनेगा? स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। और ये स्पोरेंजियम कहां बनेगा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझते रहिएगा प्लीज। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। स्पोरेंजियोस्पोर produced by members of zygomycetes। एग्जाम्पल क्या है? जाइगोमाइसिटीज के मेंबर, जैसे म्यूकर एक एग्जाम्पल है इसका, और राइजोपस इसका एग्जाम्पल है। जब हम 1 by 1 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे फंगस के, तो वहां पर और अच्छे समझेंगे। तो सुनिएगा, अब जो मैं बात यहां पर पहले थियोरेटिकली आपको समझा रहा हूं, बाद में डायग्रामेटिकली मैं अच्छे समझाऊंगा, समझते रहिएगा। sporangium is swollen balloon-like structure, formed over tip of vertical hypha called sporangiophore। और सुनिएगा यहां पर स्पोरेंजियम, एक और कैरेक्टर मेंशन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पोरेंजियम हैज सुन लो ना जरा, हाइग्रोस्कोपिक। स्पोरेंजियम हैज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, that is ability to absorb atmospheric water / moisture on maturity, ठीक है, moisture that helps in bursting of sporangium during maturity। हाइग्रोस्कोपिक नेचर हेल्प करता है स्पोरेंजियम के बस्टिंग में। स्पोरेंजियम बलून लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर है, बनेगा वर्टिकल हाइफा ऑफ द फंगस थैलस ऑफ द फंगल माइसिलियम, जिसको हमने नाम दिया स्पोरेंजियोफोर। इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, समझते रहिएगा प्लीज, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर सिंगल
प्रोड्यूसेस, a single sporangium produces या contains many sporangiospores। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये यहां पर एक फंगस का थैलस है, बात समझिएगा। ये यहां पर एक फंगस का थैलस है। जाइगोमाइसिटीज के मेंबर ले सकते हैं, एक एग्जांपल जैसे म्यूकर या राइजोपस, उसका हमने यहां पर एक थैलस बनाया। मैं थोड़ा दूर दूर जो है हाइफा बना रहा हूं, तो ये एक फंगस का थैलस है, ये राइजोइड रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिएगा प्लीज। जाइगोमाइसिटीज के पास होता है, जल्दी से बता दीजिए कैसे टाइप का हाइफा, असेप्टेड यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा होता है। कैसा टाइप का हाइफा होता है? सिनोसिटिक हाइफा। ये यहां पर सिनोसिटिक हाइफा है। मैं यहां पर आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने 4 हाइफा रिप्रेजेंट किया। मैं चाहता है पूरी स्टोरी ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन, मैं पूरी स्टोरी ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन को अलग अलग हाइफा पर रिप्रेजेंट करूंगा, सो दैट एक ही हाइफा पर मैं सारे स्टेप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे जो है बार बार डायग्राम रिप्रेजेंट करना होगा, इसलिए मैं स्टोरी को अलग अलग हाइफा पर रिप्रेजेंट करूंगा सो दैट क्लियर हो जाए। सो यहां पर ये ऐसे हाइफा थे, पहले नॉर्मल क्लोज्ड हाइफा थे। अब थोड़ा सुनिएगा, न्यूट्रिशन भर भर के जी भर के मिल रहा है, सो ये है राइजोइड। राइजोइड क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स रूट, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। न्यूट्रिशन वर्टिकली ग्रोइंग हाइफा में जा रहा है, और जो है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो है बात क्या हुआ? टिप ऑफ हाइफा। टिप ऑफ हाइफा बलून लाइक स्वेलिंग करेगा, टिप ऑफ हाइफा बलून लाइक स्वेलिंग करेगा। इस बलून लाइक स्वेलिंग में न्यूक्लियस माइग्रेट होगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है शिफ्ट होगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जो एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल है, और एक सिंगल न्यूक्लियस माइग्रेट हुआ। ये मेरा लैंग्वेज है, बाद में मैं जो है एक दूसरा भी लैंग्वेज बोलूंगा। नाउ अब क्या होगा? ये जो सिंगल जो है न्यूक्लियस इन द टिप ऑफ हाइफा, सॉइलेंट टिप ऑफ हाइफा में माइग्रेट हुआ, ये सिंगल न्यूक्लियस करेगा माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर करके बहुत सारा न्यूक्लियाई बना देगा इनसाइड द स्पोरेंजियम। और टिप पर जो न्यूक्लियस है, मैं बोल सकता हूं टिप पर न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस शिफ्ट करेगा, या टिप वाला न्यूक्लियस ही शिफ्ट हो जाएगा इनसाइड द सॉलिड स्ट्रक्चर। और जो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन अराउंड ईच न्यूक्लियस। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, हर एक न्यूक्लियस का अराउंड जो है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन बन गया, जैसे साइटोकाइनेसिस हो गया, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर। अब मेरी बात समझिएगा, स्पोरेंजियोस्पोर को स्पोरेंजियम के पेरिफेरी पर मेंटेन करने के लिए स्पोरेंजियम के अंदर एक डोम शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। डोम शेप स्ट्रक्चर मेंटेन ऑल द स्पोरेंजियोस्पोर्स अप अबव टुवर्ड्स द पेरिफेरी, सो दैट उनका डिस्पर्सल फोर्सफुली अच्छे से हो। हम समझाएंगे आपको। तो ये है यहां पर स्पोरेंजियम। Sporangium representing solid balloon-like structure formed over the tip of vertical hypha. उस सॉलिड बलून लाइक स्ट्रक्चर में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन या फूड मटेरियल ट्रांसफर कर दिया गया, सिंगल न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ, सिंगल न्यूक्लियस ने किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बनाया बहुत सारे न्यूक्लियाई, और हर एक न्यूक्लियाई ने पार्टिसिपेट किया मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं। अब क्या होगा? एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनेगा, डोम शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये डोम शेप स्ट्रक्चर करेगा क्या? ये डोम शेप स्ट्रक्चर हर एक जो स्पोर्स को
हर एक स्पोर्स को पेरीफेरी की तरफ मेंटेन करेगा, सो दैट आफ्टर बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोस्पोर का फोर्सफुली डिस्पर्सल हो। और लास्ट में ध्यान दे दीजिएगा प्लीज, लास्ट में यहां पर क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्पोरेंजियम बस्ट होगा, रिलीज होगा स्पोर्स का, स्पोरेंजियोस्पोर का रिलीज होगा। स्पोरेंजियोस्पोर विंड डिस्पर्सल के थ्रू सुटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरेंगे, जर्मिनेट होंगे और बना लेंगे नया फंगस का बॉडी। बात समझा, ठीक है। तो ये है स्पोरेंजियम स्वॉलेन बलून लाइक स्ट्रक्चर, स्वॉलेन बलून लाइक स्ट्रक्चर। और ये अच्छा, ये जो चार अलग स्टेप जो मैंने चार अलग हाइफा पे रिप्रेजेंट किया, माइंडेड स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का डिवीजन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन, देन डोम सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और बस्टिंग ऑफ सब एक ही स्ट्रक्चर में हो रहा है। मैं बस अलग अलग हाइफा पे फॉर नीट एंड क्लीन डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हूं। और ये जो जिस वर्टिकल हाइफा के ऊपर बन रहा है, इस वर्टिकल हाइफा को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियोफोर। फोर का मतलब अगर मैं टू बेयर अपने बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रखूं, फोर का मतलब ऐसे होता नहीं है, बट इसका मतलब अगर मैं रखूं टू बेयर, फोर का मतलब टू बेयर, तो हाइफा दैट बेयर स्पोरेंजियम कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। ऐसे आगे आएगा कोनिडियोफोर, वहां पर मैं बात बताऊंगा आगे, ठीक है। सो स्पोरेंजियोफोर वर्टिकल हाइफा ऑफ द फंगस थैलस, जिसके ऊपर बना स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर अब बनेगा यहां पर थोड़ा देखिएगा, अब बनेगा ये हैप्लॉइड स्पोर्स, माइटोस्पोर बोल सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग स्पोरेंजियोस्पोर हैप्लॉइड होता है, ऑल्सो कॉल्ड माइटोस्पोर, ठीक है। ये यहां पर डोम शेप स्ट्रक्चर बना है और ये यहां पर हो रहा है बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजियम, रिलीज ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर fall on substratum, germinate to produce progeny thallus, germinate to produce progeny thallus, ठीक है। पॉइंट समझा। तो यहां पर पहली स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ और चौथे स्टेप में ये हुआ। चारों स्टेप एक ही स्पोरेंजियोफोर के ऊपर हो रहा है। माइंडेड, फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, चारों स्टेप चार अलग अलग हाइफा के ऊपर हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं नहीं हो रहा, एक ही हाइफा के ऊपर। अच्छा, मैं तीसरे वाले हाइफा को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं और उसको समझाना चाहता हूं। ये स्पोरेंजियोफोर है और इसके ऊपर ये है बलून लाइक स्वॉलेन स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला स्पोरेंजियम। ये है डोम शेप स्ट्रक्चर, ये है डोम शेप स्ट्रक्चर। इस डोम शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलुमेला। मैं तीसरे वाले हाइफा को जूम करके अच्छे से समझा दे रहा हूं। ये रिप्रेजेंट हो रहा है कॉलुमेला, डोम शेप्ड। काम क्या है, मेंटेन्स स्पोर टूवर्ड्स पेरिफेरी फॉर इजी डिस्पर्सन टूवर्ड्स पेरिफेरी, सो दैट ऑल द स्पोर्स पेरिफेरी की तरफ मेंटेन रहे और जब बस्ट हो स्पोरेंजियम तो फोर्सफुली दूर तक डिस्पर्स हो। समझा। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं बोलूं है स्पोरेंजियोस्पोर,
तो जो स्पोरेंजियम का वह पार्ट जिस पार्ट में स्पोरेंजियोस्पोर मेंटेन्ड है उस पार्ट को क्या मैं फर्टाइल पार्ट बोलूं, फर्टाइल रीजन, फर्टाइल पार्ट। और डोम शेप कॉलुमेला के फॉर्मेशन की वजह से स्पोरेंजियोस्पोर टुवर्ड्स पेरिफेरी मेंटेन्ड है, तो क्या मैं इस पार्ट को स्टेराइल पार्ट बोलूं, स्टेराइल रीजन। ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलुमेला और डोम शेप स्ट्रक्चर दैट मेंटेन ऑल द स्पोर टुवर्ड्स पेरिफेरी, द स्पोरेंजियम इंटरनली डिवाइडेड इनटू टू रीजन, फर्टाइल एंड स्टेराइल रीजन। तो सारे के सारे स्पोर ऊपर की तरफ पेरिफेरी की तरफ मेंटेन्ड है। जैसे स्पोरेंजियम आफ्टर मेच्योरिटी वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद बस्ट होगा, फोर्सफुली जो है बाहर निकलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। बात समझा, बात समझा कि नहीं? ये क्लियर है, पक्का क्लियर है, ये ठीक है, समझा? चारों स्टेप मैंने बता दिया, बात आगे ले चल रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यह है फंगस का थैलस, यह है फंगस का थैलस, नेटवर्क ऑफ माइसीलियम। हम नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, हम जैसे ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये फंगस का थैलस ब्रेड के ऊपर, अगर मैं बोलूं ब्रेड के ऊपर ग्रो हो रहा है तो ब्रेड के ऊपर ये स्प्रेड भी हो रहा है, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड भी हो रहा है। और ये यहाँ पर ब्रेड के अंदर इंसर्टेड है राइजोइड, ऐसे कुछ बना दे रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर किसी किसी के पास अभी जो है स्पोरेंजियम नहीं बना, किसी किसी के पास स्पोरेंजियम डेवलप हो गया, स्पोर वगैरह भी बन गया, कोई कोई स्पोर बना के जो है बस्ट भी हो गया। ऐसे जो है हर एक हाइफा के रिलेटेड मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक हाइफा अपना अपना सारा प्रोसेस करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन बना दे रहा हूं। वेल ये जरूरी नहीं मल्टी न्यूक्लिएट, ये एक जनरल बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो सही ध्यान से, नहीं ध्यान से मत देखिए, आंख से देखिए। यहाँ पर आपको 3 टाइप के हाइफा दिखेंगे। ये है एक टाइप का हाइफा वर्टिकली अपवर्ड हाइफा, वर्टिकली अपवर्ड हाइफा। ये एक हाइफा है वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा, डाउनवर्ड हाइफा। और ये देखिए ये है हॉरिजॉन्टल हाइफा, हॉरिजॉन्टल हाइफा। वर्टिकली अपवर्ड हाइफा जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बनेगा, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड हाइफा बियरिंग स्पोरेंजियम, बियरिंग स्पोरेंजियम। इस वर्टिकली अपवर्ड हाइफा को, इस वर्टिकली अपवर्ड हाइफा को हम नाम क्या देते हैं, जल्दी से बताइए? स्पोरेंजियोफोर। क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियोफोर। हॉरिजॉन्टल हाइफा ये इट स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ओवर द सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर फंगस का थैलस ग्रो हो रहा है। एंड दिस हॉरिजॉन्टल हाइफा जो है ऑल ओवर द सबस्ट्रेटम स्प्रेड होने में हेल्प कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोलोनिफेरस हाइफा, स्टोलोनिफेरस हाइफा, स्टोलोनिफेरस हाइफा नाम देते हैं। कौन समझा? अपवर्ड हाइफे ना लिख के हाइफा, ठीक है, हाइफे भी चलेगा, हाइफे भी चलेगा, स्टोलोनिफेरस हाइफा। और थोड़ा देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा इट एब्जॉर्ब, या ऐसा बोले पेनिट्रेट्स सबस्ट्रेटम, penetrates substratum and absorb, penetrates substratum, fix the thallus, थैलस को होल्ड करके रखेगा, अपर पार्ट ऑफ द थैलस को, कॉमा एब्जॉर्ब
water and minerals, water and minerals from the substratum। इस वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा को जल्दी से हमें बताइए क्या नाम देते हैं? नाम तो सुना ही होगा, राइजोइड्स। यहां पर तीन टाइप के हाइफा दिख रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल हाइफा। मुझे बताइए वर्टिकली अपवर्ड हाइफा और स्पोरेंजियोफोर ये क्या कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, तो क्या मैं इसको बोलूं इट इज रिप्रेजेंटिंग असेक्सुअल हाइफा, इट इज रिप्रेजेंटिंग असेक्सुअल हाइफा as it is involved in asexual reproduction, production of sporangiosperms, production of sporangiosperms। तो स्पोरेंजियोस्पोर एक असेक्सुअल स्पोर है जो बना है स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजिनसली, और स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हुआ एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर हाइफा। तो क्या स्पोरेंजियोफोर हाइफा 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 होगा ना, असेक्सुअल हाइफा। स्टेरोनिफेरस हाइफा ये फंगस के थैलस को यहां वहां जहां तहां ओवर द सबस्ट्रेटम स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। राइजोइड ये जो है सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेजिटेटिव हाइफा, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेजिटेटिव हाइफा। असेक्सुअल हाइफा, वेजिटेटिव हाइफा। फ्यूचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैं सेक्सुअल हाइफा की बातें करूंगा। असेक्सुअल हाइफा के नाम पर हमने यहां पर स्पोरेंजियोफोर बोला, और आगे आएगा। अभी इसके बाद जो स्टोरी चालू कर रहा हूं कोनिडिया, कोनिडिया में कोनिडियोफोर भी होगा असेक्सुअल हाइफा। सेक्सुअल हाइफा की बाद में हम बातें कर लेंगे। यहां पर बात क्लियर है, तीन टाइप, दो टाइप के हाइफा, तीन हाइफा दो कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। स्पेलिंग मैंने देख लिया गलत है, वैसे भी मैं बोल चुका स्पेलिंग फ्लो। स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, स्टोलेनिफेरस हाइफा, राइजोइड। तीन हाइफा, दो कैटेगरी, असेक्सुअल और वेजिटेटिव हाइफा। बात समझा, बात समझा, क्लियर है, पक्का क्लियर है, ठीक है। सो स्पोरेंजियोफोर असेक्सुअल हाइफा, स्टोलेनिफेरस हाइफा रिप्रेजेंटिंग वेजिटेटिव हाइफा, राइजोइड रिप्रेजेंटिंग वेजिटेटिव हाइफा। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल अलग अलग कंडीशन में हमने यहां पर बताया। फ्यूचर में सेक्सुअल हाइफा की भी बातें होंगी और भी आगे जो जो अलग अलग इन टर्म के लैंग्वेज में अलग अलग हाइफा आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट स्पोर के बारे में बात करते हैं, कोनिडिया। तीसरा टाइप का स्पोर लिया हमने, कोनिडिया। ध्यान दीजिएगा प्लीज। कोनिडिया को मैंने डिफाइन किया, कोनिडिया इट इज थिन वॉल्ड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, थिन वॉल्ड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड अप्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर formed exogenously, formed exogenously over the tip of hypha during favorable condition, during favorable condition। प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में दिखेगा और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में दिखेगा। सो कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय members of एस्कोमाइसिटीज and deuteromycetes। असेक्सुअल स्पोर मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होगा। बेसिडियोमाइसिटीज बेसिकली
फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात आया, पांचों स्पोर में कोई भी स्पोर बेसिडोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर जैसे एग्जांपल मेंशन कर दूं मैं, Aspergillus, it is a member of Ascomycetes, and Penicillium, it is also member of Ascomycetes. So Conidia exogenous स्पोर है, प्लानोस्पोर है, फिनवर्ड स्पोर है, फेवरेबल कंडीशन में एट द टिप ऑफ हाइफा एक्सपोज्ड मैनर में प्रोड्यूस होगा। डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। यहां पर वर्टिकल हाइफा that produces conidia called conidiophore. It is representing asexual hypha as it is involved in asexual reproduction by producing the conidia. और एक बात यहां पर, conidia are produced in chain and so wind dispersal विंड के थ्रू चेन में जितने भी कोनिडिया है ब्रेक हो जाएंगे। 4 to 8 कोनिडिया या अप टू 10 कोनिडिया चेन में हो सकते हैं। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, मेरी बात अब समझिएगा। पूरी स्टोरी ऑफ कोनिडिया अब स्टार्ट हो रही है। यहां पर मैंने बोला कोनिडिया बेयरिंग हाइफा, जिसके ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होगा एक्सोजेनसली एक्सपोज्ड मैनर में। ये कोनिडियोफोर वर्टिकली अपवर्ड हाइफा दैट प्रोड्यूस चेन ऑफ कोनिडिया ओवर इट्स टिप। दो टाइप के, एक होता है अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर और दूसरा होता है ब्रांच्ड कोनिडियोफोर। अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर कॉल्ड मोनोवर्टिसिलेट, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर कॉल्ड बाइवर्टिसिलेट। दो टाइप के कोनिडियोफोर हाइफा जिसके टिप पर चेन ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूस होगा, एक मोनोवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर, दूसरा बाइवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर। तो मैंने बोला अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर को हम नाम देते हैं मोनोवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर और ब्रांच्ड कोनिडियोफोर को हम बोलते हैं बाइवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर। मोनोवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर, अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर, बाइवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है एक वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूप्लोमाइसिटीज के मेंबर का हमने एग्जांपल लिया, तो श्योरली ये हाइफा होगा सेप्टेट। ध्यान दीजिएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, एक टाइप का स्टोरी, दो अलग लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज समझ के रखिएगा। यहां पर ये द टर्मिनल सेल ऑफ द हाइफा ये स्वेल हो जाएगा, स्वेल होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिग्माटा। ठीक है, स्टिग्माटा या ऐसा बोल दे a swollen structure formed over the tip of the conidiophore hypha, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्माटा। और इस स्टिग्माटा के ऊपर बनेगा चेन ऑफ कोनिडिया। इस स्टिग्माटा के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया, ये पहला कोनिडिया है। अब जब दूसरा कोनिडिया बनेगा तो पहला कोनिडिया ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब तीसरा कोनिडिया बनेगा तो जो है बाकी दोनों कोनिडिया ऊपर जाएंगे। ऐसे में चेन ऑफ कोनिडिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, चेन ऑफ कोनिडिया में रिसेंटली फॉर्म्ड कोनिडिया नियर द एट द बेस होंगे और फर्स्ट या ओल्डेस्ट कोनिडिया टॉप पर होंगे। चेन ऑफ कोनिडिया अप टू 10 कोनिडिया, जिसमें यंगर कोनिडिया बेस पर होंगे और ओल्डर कोनिडिया टॉप पर होंगे। ऐसे में चेन ऑफ कोनिडिया बना यहां पर। ठीक है, तो ये है चेन ऑफ कोनिडिया।
चेन ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ओवर अ सोलन टिप, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिगमाटा। इस सोलन टिप को हमने नाम दिया स्टेरिगमाटा, और स्टेरिगमाटा बना ओवर अ वर्टिकल हाइफा, जिसको हमने बोला कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, और इसमें ओल्डेस्ट कोनिडिया एट टॉप हैं, और यहां पर यंगेस्ट कोनिडिया एट बॉटम, काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चेन ऑफ कोनिडिया हमेशा चेन में बनेंगे, जिसका होगा विंड डिस्पर्सन। और काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चेन ऑफ कोनिडिया, जिसमें कोनिडिया ओल्डेस्ट टॉप पर है और यंगेस्ट कोनिडिया लोअर साइड एट द बॉटम है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। क्या नाम दिया? बेसिपिटल सक्सेशन ऑफ कोनिडिया या बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया, जहां पर ओल्डेस्ट अरेंजमेंट, ठीक है, बेसिपिटल अरेंजमेंट, और हुआ यहां पर जो है चेन ऑफ कोनिडिया। विंड डिस्पर्सल होगा चेन ऑफ कोनिडिया, दे विल शो विंड डिस्पर्सन, ठीक है। कोनिडिया ग्रो टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी थैलस, न्यू प्रोजेनी फंजाई। ये था मोनोवर्टिसिलेट हाइफा या अनब्रांच्ड हाइफा। कहीं कहीं पर ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो है वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा है, जिसको हमने बोला कोनिडियोफोर। कहीं कहीं पर डायरेक्ट जो है, कहीं कहीं पर स्टेरिगमाटा के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया बना के रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर जो है इस कोनिडियोफोर ने बनाया पहला कोनिडिया। अब जब कोनिडियोफोर का टिप बनाएगा दूसरा कोनिडिया, तो पहला कोनिडिया ऊपर की तरफ ग्रो जो है शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा ओल्ड हो जाएगा। जब कोनिडियोफोर तीसरा कोनिडिया बनाएगा, तो पहले दोनों और ऊपर हो जाएंगे, थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे। जब कोनिडियोफोर, तो यहां पर कभी कभी डायरेक्ट जो है चेन ऑफ कोनिडिया ओवर द कोनिडियोफोर रिप्रेजेंट होता है, और कभी कभी जो है स्टेरिगमाटा। दोनों लैंग्वेज हम समझ के रखें, जिस भी लैंग्वेज में। बेसिकली ये लैंग्वेज ज्यादा फेमस है कि कोनिडियोफोर के ऊपर एक सोलन स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेरिगमाटा, और स्टेरिगमाटा के ऊपर बेसिपिटल मैनर में चेन ऑफ कोनिडिया अरेंज होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ये भी एक टाइप का लैंग्वेज है। तो ये हो गया कोनिडियोफोर। कैसा कोनिडियोफोर? अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर, ठीक है। और ये है बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ चेन ऑफ कोनिडिया। ये है चेन ऑफ कोनिडिया। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोनिडिया नहीं बन रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर से कवर्ड नहीं है कोनिडिया, इसलिए कोनिडिया कंसीडर्ड एज एक्सोजेनसली फॉर्म्ड, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है। बात समझा? तो ये रहा कोनिडियोफोर में कोनिडिया का फॉर्मेशन ओवर द अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर, ठीक है। पेनिसिलियम दोनों में एग्जांपल आ सकता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम ले सकते हैं। पेनिसिलियम में ब्रांच्ड कोनिडियोफोर भी मिलता है और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर भी मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? चेन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया हमेशा चेन में बनता है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट यहां ब्रांच्ड कोनिडियोफोर या बाइवर्टिसिलेट ब्रांच्ड कोनिडियोफोर, बात पकड़िएगा, मेरी ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला ई है कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर इमीडिएटली अपने ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया नहीं बनाएगा। कोनिडियोफोर बाइवर्टिसिलेट ब्रांच्ड इनटू टू, या इट विल प्रोड्यूस टू ब्रांचेस। कोनिडियोफोर के ऊपर पहला दो ब्रांच आया, इस दोनों ब्रांच के ऊपर अगेन दो ब्रांच आएंगे, ठीक है। अगेन दो ब्रांच आएंगे, समझिएगा। अगेन यहां पर दो ब्रांच आया, और ये जो अभी अभी ब्रांच आया, इसके ऊपर आएगा एक जो है बॉटल शेप स्ट्रक्चर,
इस बॉटल शेप स्ट्रक्चर को हम स्टेरिगमाटा फिर से नाम देने वाले हैं। तो ये है बॉटल शेप स्ट्रक्चर, जिसको हमने यहां पर नाम दिया स्टेरिगमाटा। हमने यहां पर नाम दिया स्टेरिगमाटा। कोनिडियोफोर ने प्रोड्यूस किया सबसे पहला ब्रांच, इस ब्रांच को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच। प्राइमरी ब्रांच ने फिर से प्रोड्यूस किया दो ब्रांच, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांच। और सेकेंडरी ब्रांच इट बेयर्स बॉटल शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिगमाटा। क्या नाम देते हैं? स्टेरिगमाटा। प्राइमरी ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच डायरेक्ट ओवर द कोनिडियोफोर। प्राइमरी ब्रांच के ऊपर अगेन दो ब्रांच, जिसको हमने बोला सेकेंडरी ब्रांच। प्राइमरी ब्रांच को हम नाम देते हैं दूसरा रैमी, सेकेंडरी ब्रांच को हम नाम देते हैं दूसरा मेटुले। क्या नाम देते हैं यहां पर? मेटुले। और स्टेरिगमाटा इट रिप्रेजेंट बॉटल शेप स्ट्रक्चर, बॉटल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द सेकेंडरी ब्रांच। और इस स्टेरिगमाटा के ऊपर प्रोड्यूस होगा चेन ऑफ कोनिडिया अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर, अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर चेन ऑफ कोनिडिया बनता जाएगा। ठीक है, तो ये है चेन ऑफ कोनिडिया ओवर बॉटल शेप स्ट्रक्चर। तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया चेन ऑफ कोनिडिया। चेन ऑफ कोनिडिया, बेसिपिटल, बेसिपिटल अरेंजमेंट। बताओ जल्दी, बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? ओल्ड एट टॉप, यंग एट बॉटम, यंग एट बॉटम। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर में, बाइवर्टिसिलेट कोनिडियोफोर में कोनिडियोफोर ईच टाइम टू ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा। मेन कोनिडियोफोर में पहला दो ब्रांच बना, जिसको प्राइमरी ब्रांच बोला, इसको हमने रैमी भी नाम दिया। प्राइमरी ब्रांच या रैमी ने फिर से दो ब्रांच प्रोड्यूस किया, जिसको हमने सेकेंडरी ब्रांच बोला, या हमने बोला मेटुले। ईच मेटुले के ऊपर जो है बॉटल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। बॉटल शेप स्ट्रक्चर को हमने बोला स्टेरिगमाटा, के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। जल्दी से बताइए अल्टीमेट ब्रांच कौन सा होगा, फाइनल ब्रांच कौन सा होगा? बोलो बोलो ना। मेटुले, मेटुले होगा अल्टीमेट ब्रांच। स्टेरिगमाटा मत सोचना, स्टेरिगमाटा अल्टीमेट फाइनल लास्ट ब्रांच नहीं है। स्टेरिगमाटा बॉटल शेप स्ट्रक्चर अल्टीमेट ब्रांच कौन सा है? फाइनल ब्रांच कौन सा है? सेकेंडरी ब्रांच। हेलो, बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा कोनिडिया का स्टोरी। क्लियर है? बात आगे ले चल रहा हूं, ये रेस करके नेक्स्ट बात कर रहा हूं क्लेमाइडोस्पोर। फोर्थ स्पोर लिया क्लेमाइडोस्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, थोड़ा सुनिएगा। इट रिप्रेजेंट्स now it represents thick walled non-motile non-flagellated aplanospore formed during unfavorable condition, तो सुनिएगा क्लेमाइडोस्पोर इट रिप्रेजेंट थिक वॉल्ड रेस्टिंग रेजिस्टेंट पेरिनेटिंग स्पोर। आई नीड योर अटेंशन। क्लेमाइडोस्पोर represents thick walled resting resistant perinating spore which can remain
inactive for several years, ठीक है, and germinate to produce new fungus thallus on return of favorable condition, जब फूड मटेरियल अवेलेबल होगा, जब ह्यूमिड रहेगा, जब वार्म कंडीशन रहेगा, तब की बात कर रहा हूं। ये रेजिस्टेंट स्पोर है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट इंटरनल लिविंग कंपोनेंट सेव रहेगा। और रेस्टिंग स्पोर है, डॉर्मेंट स्पोर है, पेरिनेशन भी शो करता है। पेरिनेशन मैं फिर से बोल रहा हूं, और टाइम पीरियड जब अनफेवरेबल कंडीशन में कोई स्ट्रक्चर अपने आप को डॉर्मेंट इनएक्टिव कर ले, तो वो टाइम पीरियड अनफेवरेबल कंडीशन वाले को हम बोलते हैं पेरिनेशन कंडीशन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आगे ले चल रहा हूं। क्लेमाइडोस्पोर की स्टोरी मैंने बोला, यहां पर जो है क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड in the members of class ज़ाइगोमाइसिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें इसका, राइजोपस। ड्यूरिंग क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन होगा क्या, जो मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा है उसमें एग्रीगेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ थिक रेजिस्टेंट वॉल होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बोला, क्या बोला, ड्यूरिंग क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन there is एग्रीगेशन या कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस इन द हाइफा followed by formation of thick resistant wall। ये मैंने बोला क्लेमाइडोस्पोर बना कैसे, बना कैसे। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं बना कैसे। ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये इरेज हो रहा है। तो देखिएगा यहां पर, ये मैंने कंसीडर किया राइजोपस का हाइफा है, इस राइजोपस के हाइफा में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू, और ये यहाँ पर एक कॉमन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस सस्पेंडेड है। अब ड्यूरिंग क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन होगा क्या, हाइफा में, अच्छा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो अलग अलग प्लेसेस पर प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट होंगे। यहां पर कुछ प्रोटोप्लाज्म हैविंग फ्यू न्यूक्लियाई, यहां पर कुछ प्रोटोप्लाज्म हैविंग फ्यू न्यूक्लियाई, यहां पर कुछ प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हैविंग फ्यू न्यूक्लियाई एग्रीगेट हो गए। तो फ्यू न्यूक्लियाई with few certain amount of cytoplasm, न्यूक्लियाई और certain amount of cytoplasm को हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रूआउट लेंथ ऑफ द हाइफा एग्रीगेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ थिक रेजिस्टेंट वॉल। हाँ, हम ये बोल सकते हैं दो स्पोर के लैंग्वेज में, स्पोरेंजियोस्पोर इनिशियली मल्टीन्यूक्लिएट होता है, ऑन जर्मिनेशन वो सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर गेन करता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर और ये क्लेमाइडोस्पोर
कैन बी कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोर। सो ये यहां पर है टर्मिनल, ये यहां पर है टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर जो टिप पर बना, और इसको हम बोल सकते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉलोड बाय थिक वॉल्ड फॉर्मेशन, थिक वॉल फॉर्मेशन, followed by thick wall formation, collection of protoplasm और followed by thick resistant wall का formation हाइफा के टिप पर हो रहा है, की वजह से जो क्लेमाइडोस्पोर बनेगा वो है टर्मिनल और सेंटर ऑफ द हाइफा, ठीक है, formed in the central part of हाइफा, part of हाइफा को हमने इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर बोला, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, कैन बी मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, बट हमेशा मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं रहेंगे, एज दे कीप ऑन ग्रोइंग, लास्ट जाते जाते सिंगल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्पोरेंजियोस्पोर मल्टीन्यूक्लिएट स्पोर है, बाद में यूनिन्यूक्लिएट हो जाएगा, सेम गोज विथ क्लेमाइडोस्पोर। टर्मिनल हो सकता है, इंटरकैलरी हो सकता है, सिनोसिटिक हाइफा है राइजोपस का, जाइगोमाइसिटीज का मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, कॉमन साइटोप्लाज्म में, कॉमन साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म कहीं कहीं पर अपने आप को एग्रीगेट किया और अपने ऊपर थिक वॉल का फॉर्मेशन किया, इसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट हाइफा, तो सुनिएगा, क्लेमाइडोस्पोर gets detached from parent hypha, ठीक है, shows पेरिनेशन, ठीक है, germinates into new fungus in favorable condition, इन फेवरेबल कंडीशन। बात समझा, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि पेरेंट हाइफा क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस करके उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट हाइफा में कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉलोड बाय थिक वॉल फॉर्मेशन की वजह से अब पेरेंट हाइफा के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ऐसा भी कंसीडर हो सकता है। बात पकड़ा, ये इरेज कर रहा हूं। लास्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर हमने लिया आइडिया, आइडिया अगेन थिन वॉल्ड स्पोर है, ये यहां पर थिन वॉल्ड अप्लानोस्पोर, और जैसे मैंने अप्लानोस्पोर बोला, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड कॉमन सेंस है, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन like high sugar and salt concentration and low pH जब रहेगा आजू बाजू एटमॉस्फेयर में जहां पर फंगस ग्रो हो रहा है, और आइडिया भी मिलेगा मेंबर ऑफ जाइगोमाइसिटीज में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसिटीज लाइक राइजोपस। What will happen during oidea formation? एक वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग हाइफा है। इस हाइफा ने अपने टिप पर एक सेल बनाया, एक स्पोर बनाया, और ये कट ऑफ हो गया, डिटैच्ड हो गया, फिर से एक सेल बना, वो डिटैच हो गया, फिर से एक सेल बना, टिप पर डिटैच हो गया, फिर से एक सेल बना, टिप पर डिटैच हो गया, फिर से एक सेल बना, टिप पर डिटैच हो गया, फिर से एक सेल बना, टिप पर डिटैच हो गया। सो आइडिया दे आर कंटिन्यूअसली कट ऑफ ओवर द टिप ऑफ हाइफा। इस हाइफा को कोई खास नाम हम नहीं दे रहे हैं, सो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइडिया कंटिन्यूअसली कट ऑफ का मतलब कटना नहीं, कट ऑफ का मतलब डिटैच्ड, ठीक है,
कट ऑफ या डिटैच्ड बोल दो, डिटैच्ड फ्रॉम द टिप ऑफ हाइफा। ठीक है, सो नॉर्मल हाइफा के टिप से कंटिन्यूअसली कट ऑफ हो रहा है। इसको ऑइडियोफोर नहीं बोलो, क्योंकि ये ऑइडिया को बेयर नहीं कर रहा है हाइफा। हाइफा ऑइडिया बना रहा है, इनफ डेवलप हुआ, डिटैच या कट ऑफ हो गया। ऑइडिया बना, हाइफा के टिप पर इनफ मैच्योर, कट ऑफ हो गया, बना कट ऑफ हो गया, बना कट ऑफ हो गया। तो हम हाइफा का कोई यहां पर नाम नहीं दे रहे हैं, ये नॉर्मल हाइफा है। ठीक है, ये नॉर्मल हाइफा है। ठीक है, तो आइडिया का होगा डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के बाद जर्मिनेट होगा सबस्ट्रेटम पर। और कभी कभी आइडिया, कभी आइडिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कभी कभी आइडिया इट आल्सो शो टॉरुलेशन। तो ये है आइडिया, आइडिया है, आइडिया के ऊपर होगा बड का फॉर्मेशन। ठीक है, आइडिया इट शोज बडिंग, shows budding, that is टॉरुलेशन यहां पर आएगा। ठीक है, चेन ऑफ बड हमें मिलेंगे, चेन ऑफ बड्स, और वो भी कैसे अरेंज होंगे, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, आइडिया ने बनाया, बर्ड के ऊपर बना, बर्ड के ऊपर बना, बर्ड के ऊपर बना, तो यंगेस्ट बड टिप पर। सो आइडिया ईदर इमीडिएटली जर्मिनेट होंगे या, ठीक है, सो आइडिया ईदर जर्मिनेट्स immediately after detachment or shows formation of buds। टॉरुलेशन बोल दिया तो चेन ऑफ बड कॉमन सेंस है। इस स्टेज को, किस स्टेज को, इस स्टेज को जहां पर आइडिया चेन ऑफ बड टॉरुलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है, इस स्टेज को हम टॉरुला स्टेज नाम देंगे। समझा? सो आइडिया स्टेज कॉल्ड टॉरुला स्टेज। बोलो तो सही, टॉरुला स्टेज क्या है? आइडिया इमीडिएट जर्मिनेट नहीं हुआ, आइडिया ने अपने ऊपर बनाया बर्ड, उस बर्ड ने अपने ऊपर बनाया बर्ड, उस बर्ड ने अपने ऊपर बनाया बर्ड। सो टॉरुलेशन प्रोसेस के थ्रू आइडिया ने बनाया जो है चेन ऑफ बर्ड। इस स्टेज को हम बोलते हैं टॉरुला स्टेज। तो आइडिया के पास दो चॉइस, जर्मिनेट होकर नया बॉडी बना दो, या एक आइडिया ने अपने ऊपर बनाया बहुत सारे बर्ड और बाद में बर्ड वगैरह डिटैच होकर बना दिए नए नए फंगस के थैलस। बोलो प्लीज, स्टोरी क्लियर है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू हो रहा है। स्पोर स्पेशल सेल है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। दो इनिशियली स्पोरेंजियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर हो सकते हैं मल्टीन्यूक्लिएट, बट फाइनली यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन आएगा, जिनके पास जर्मिनेशन कैपेसिटी है, स्प्राउटिंग कैपेसिटी है और डिस्पर्स होते हैं वाटर या विंड के थ्रू अदर प्लेसेस पे, एक्सेप्ट पेरेंट प्लेस। पेरेंट जहां पर ग्रो रहा है उससे कहीं दूर जाकर डिस्पर्स होंगे। हमने अच्छा, स्पोरेंजियोस्पोर एक कॉमन स्पोर लेते हैं कहीं कहीं पर, और उसको प्लानोस्पोर ऑन द नेम ऑफ जूस्पोर, प्लानोस्पोर ऑन द नेम ऑफ कोनिडिया, आइडिया और क्लेमाइडोस्पोर ऐसा भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने अच्छे से जो है आपको क्लासिफिकेशन भी किया अलग अलग लैंग्वेज में, सो दैट याद रहे। और असेक्सुअल स्पोर माइटोस्पोर भी बोला जाता है, हमने अलग अलग हाइफा का नाम दिया, कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर असेक्सुअल हाइफा, वेजिटेटिव हाइफा के नाम पर राइजोइड और स्टोलोनिफेरस हाइफा। वेट करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल हाइफा की भी बात बताएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन इन द किंगडम फंजाई, क्लिनिकल क्लियर है? तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब करिए, कर ही लीजिए, और लोगों को, बाकी के स्टूडेंट्स को जो बॉटनी एज ए सब्जेक्ट या बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है जिनके सिलेबस में, कनेक्ट करिए उनको अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल से, शेयर करिए,
अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।